तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बीज का चयन आपकी लोकेशन के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ वैरायटी हैं जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके JKH हाइब्रिड जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो निकला हुआ है JKH 1 है, और हाइब्रिड 4 भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक मैक 1 वैरायटी आती है MECH 1, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों ने कुछ BT कॉटन निकाला हुआ है, जैसा कि किसान भाई ये ज़्यादा जानते हैं, आजकल BT कॉटन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन करें और बोएं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए भूमि का चयन और खेत की तैयारी करते हुए खाद उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है इसके लिए जलवायु के अनुसार आपको कॉटन के लिए मिट्टी का भी चुनाव करना है। तो जलवायु इसके लिए गर्म और नमी युक्त होना चाहिए। इसके लिए आपको तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मिट्टी इसकी भारी काली और दोमट भी चलेगी, लेकिन काली हो और भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हैवी क्ले सॉइल बोलते हैं। और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। खेत की तैयारी का बहुत महत्व है। पहली फसल के प्रीवियस क्रॉप के उसके रेसिड्यूज को या तो अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें या अलग कर दें, खेत से बाहर कर दें। और इसके बाद आप को क्रॉस डिस्क हैरो चलाएं और कल्टीवेटर चलाएं। तो इसके बाद इसमें आपको 10 से 12 टन कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक बार हैरो अच्छे से चला दें तो ठीक से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद पाटा चला के उसको समतल कर दें। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है हमको उर्वरक कैसे देना है और कितना देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उर्वरक में अनावश्यक हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुशंसित जो मात्रा है, हम मृदा का परीक्षण करवा के हमको उर्वरक देना चाहिए। 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस, और पोटास की ज़्यादा मात्रा 80 किलोग्राम हमको देना चाहिए। स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय आप बोनी से पहले दे दें। उसके बाद बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप 2 भागों में दें। 2 जो स्टेज हैं, जब आपको आवश्यकता है फसल के लिए तब आप दें। तो इस तरह से आप फसल में उर्वरक का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की खेती करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से कपास की बुआई कैसे करें,
इसके लिए आइए मिलते हैं। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो समय अभी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। और सिंचाई की उचित मात्रा आपको 1 से 2 सिंचाई मानसून आने से पहले आपको देना होगी। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपको मानसून जैसे ही आता है, मानसून फर्स्ट शावर आने के बाद तुरंत दूसरे शावर आने से पहले आप इसकी बोनी या डिबलिंग कर दें। और जून का पूरा महीना आपके लिए, अगर बारिश का फ़ायदा लेना है, जून के लास्ट वीक तक आप फर्स्ट वीक जुलाई तक आप बोनी कर दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज एवं बोनी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों बीज बहुत अच्छा आप लोग लें, अच्छी सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। वो बीज को उपचारित भी करें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम बाविस्टिन ले लें और 2 ग्राम थायरम ले लें। इस और दोनों के मिक्सचर से आप बीज को ट्रीट कर लें। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम थायरम सफिशिएंट होती है। इससे क्या है, फंगल डिजीज कुछ होते हैं वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसकी बीज की मात्रा बड़े हिसाब से आपकी 2 किलो से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपयोग करते हैं। और इसके बीज के उपचार के बाद जो बुआई की दूरी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 फीट की कम से कम कतार से कतार दूरी होना चाहिए। पौधे की दूरी 2 से 3 फीट हो सकती है। इसके बाद अगर रिज एंड फरो से बोनी करनी है, जैसे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ रिज एंड फरो बना लें। रिज एंड फरो सिस्टम एक वेल ड्रेनेज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी का जहाँ ज़्यादा भराव होता है वहाँ फसल का नुकसान की होने की संभावना रहती है। कपास की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉटन है हमारी जो वाइड स्पेस्ड है तो इसमें ड्रिप इरिगेशन का बहुत महत्व है। क्योंकि एक एक पौधा दूर दूर है, एक एक ड्रिपर आप लगा दीजिए और इससे पानी की कम से कम नहीं तो 70% बचत हो जाएगी आपकी। तो क्योंकि इसमें 3-3 घंटे का आप शिफ्ट लगा दीजिए तो पानी की बहुत महत्वता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। और हमारे कुछ इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस हैं, चाहे बीडिंग हो या आप मल्चिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी कर्षण क्रियाएं हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर अच्छी तकनीकी से जो बताई गई है उसके अनुसार अगर हम बोनी प्रबंधन करते हैं तो हमारे खेत में पर्याप्त पौध संख्या प्राप्त होगी, जिससे कि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, विशालकाय वृक्षों को बौना रूप देकर गमले या प्यालियों में प्राकृतिक रूप से उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। यह जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। इसलिए भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए यह खास रिपोर्ट। बोनसाई यानी बौनी वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है।
उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे, सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश, पर्णपाती पौधे, पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर, फल वृक्ष, आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला, झाड़ियां, गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ग्वालियर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो चुकी है, अतः किसान भाई इस समय खाली पड़े खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें और मेढ़ों की मरम्मत का कार्य करें। अरहर की बुआई के लिए इस समय खेतों की तैयारी करें और उन्नतशील कम अवधि में पकने वाली किस्में जैसे ICPL 88,039, पूसा 991, पूसा 992 व पूसा 16 आदि का चयन कर क्रय करें और 15 जून से पहले पर्याप्त नमी होने पर बीजों उपचार करके बुआई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए मूंग की फसल में इस समय पकी हुई फलियों की तुड़ाई करें और धूप में सुखाकर गहाई करें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसेड 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। भिंडी इस समय फलन की अवस्था में है, अतः भिंडी की तुड़ाई 2 से 3 दिन बाद नियमित करते रहें, जिससे भिंडी खराब भी नहीं होगी और फलन भी अधिक होगा। नींबू फल में यदि फटने की समस्या हो तो उसके नियंत्रण के लिए पोटेशियम सल्फेट के 4% घोल का छिड़काव पौधों पर करें और आवश्यकता अनुसार 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। संभावित मौसम को देखते हुए पपीता के 9 रोपित पौधों को धूप व लू से बचाने के लिए प्रबंध करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा सिंचाई सुबह और शाम के समय करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए पशुओं को छाया और हवादार स्थान पर रखें व दिन में 3 बार स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और संतुलित आहार दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला बिलासपुर के किसान हिम्मत सिंह ने। आप अजोला उगाने की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो हिम्मत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अजोला एक जलीय फर्न होता है। इस जलीय फर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई अपने खेत पर, अपने घर पर और चाहे तो किसी भी छांवदार स्थान पर इसकी खेती आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए मुख्य तौर से किसान भाइयों को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें अजोला बेड लगभग 3 बाई 1 बाई 8 इंच गहराई जो होती है या फिर 1 फीट तक की हम उसकी गहराई रख सकते हैं। तो इतनी जो होती है हमारे बेड की साइज होती है। इस साइज में हमें क्या करना है, इसमें लगभग हमको आधा फीट पानी उसमें भर देना है। आधा फीट पानी भरने के बाद हमें इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी मैंने आपको बताई उसको अच्छी तरीके से मडलिंग कर देनी है। साथ ही साथ हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर एक बेड के लिए घोल करके अलग से बाल्टी में घोल लें। घोलने के बाद उसको जो पानी हमने आधा भरा हुआ है, आधा फीट पानी, उसमें अच्छे तरीके से घोल देना है और मिट्टी और गोबर का अच्छे तरीके से घोल बना देना है। अब जब हमारा मिट्टी और
गोबर का घोल जो है अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अजोला का जलीय फर्न जो बीज बोलते हैं जिसको हम, उसको उस पर छोड़ देना है। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा, अजोला कैरोलिना एवं अजोला माइक्रोफिला। अजोला की व्यावसायिक खेती करने से पूर्व कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र अथवा राज्य में डेयरी कोऑपरेटिव आदि से सलाह लेकर क्षेत्र के लिए अनुकूल अजोला की प्रजाति का चुनाव करें। उसको हमें उस पे लगभग एक बेड में अगर हम 250 ग्राम मात्रा भी अजोला फर्न की छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है एक बेड के लिए। और हमें लगभग 7 से 11 दिन में हमारा जो अजोला फर्न है वो पूरे में फैला हुआ नजर आता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक के ऊपर एक अजोला जब चढ़ने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो है अब उसको स्पेस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त तौर से फैल चुका है। तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ से जो बेड की साइज मैंने आपको बताई लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम अजोला आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपकी बांस की टोकरियां होती है हर किसान भाइयों के घर में पाई जाती हैं, है ना, जिससे हम गेहूं धोते हैं, जो छन्नीदार होती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, हम जैसे ही उसको उसमें डालेंगे बेड में तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो जो निथर जाएगा और जो हमारा जलीय फर्न है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा और उसको निकाल करके हम बगल में रख देते हैं। अजोला बेड से निकालने के बाद हमें उसको धुलाई करनी है। जो हमारा रनिंग वाटर होता है हम उसमें भी डायरेक्ट धुलाई कर सकते हैं। जो हमारा अच्छे से स्टोर्ड पानी हुआ कहीं टैंक में भरा हुआ है उसमें ले जा करके जो ज़्यादा अच्छे से फैलाव पानी हो बढ़िया, उसमें जैसे हम गेहूं धोते हैं ऐसे ऐसे उठा पटक करके बार बार एक छन्नी वाली जो अपनी बांस वाली जो टोकरी होती है उस टोकरी में हमें उसको फर्न को लेने लाना और बार बार ऊपर नीचे उठा उठा के 3-4 बार उसको पटक के अच्छे से धो देना है। जिससे क्या होगा, उसमें जड़ में जो उसकी पाए जाने वाली खाद, गोबर और गोबर की गंध और जो भी कीटनाशकों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े गए थे वो सारे अलग हो जाएंगे और जो हमारा अजोला है बिल्कुल स्वच्छ तौर से हमें प्राप्त हो जाएगा। अजोला के पोषक गुण। अजोला पोषक तत्वों की दृष्टि से काफी समृद्ध होता है। शुष्क भार के आधार पर इसमें अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 35% तक पाई जाती है, जो कि विभिन्न दलहनी चारा फसलें से काफी अधिक है। इसके अलावा 10 से 15% खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। इतना करने के बाद अब हमें कितना मात्रा में किस जानवर को खिलाना है, इसका कोई बहुत ऑथेंटिक रेशियो नहीं होता है, वो हमारे जानवर की डाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु एक रेशियो जो हमें एक वैज्ञानिक तरीका से बताया जाता है वो ये है कि हम भैंस को लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं, गाय को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं। वहीं अगर बकरी की बात करें तो लगभग उसको 1 किलोग्राम से 700 ग्राम खिला सकते हैं। वहीं अगर हम अपने मुर्गियों की और दूसरे पक्षियों की बात करें तो इनको लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक पर डे हम इनको खिला सकते हैं। और ये हमें डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है कि इसको दाने में मिक्स करके खिलाएं। बड़े जानवरों को खिला रहे हैं तो भूसे के साथ मिक्स करके खिलाएं। इस तरीके से आप जो हमारे जानवरों को ये फीड देंगे तो इससे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वहीं मुर्गी में अंडे की क्षमता बढ़ जाती है, मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सुअर में भी मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।